नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं शशांक आपके लेकर आया हूँ 17th ऑफ जून के करंट अफेयर्स। सो आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा फर्स्ट टॉपिक निकल के आ रहा है, वो आ रहा है विच इज योर लैंडस्लाइड। तो ये आपका जीएस पेपर 2, सॉरी जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 3, ठीक है। 1 मतलब की ज्योग्राफी और ये 3 मतलब की साइंस एंड टेक, ठीक है। सो साइंस एंड टेक और ज्योग्राफी से ये आपका टॉपिक लिंक होके आता है। देखते हैं टॉपिक के बारे में। सो न्यूज़ आ रही है कि लैंडस्लाइड जो है वो NH6 पे आ चुका है, जिस वजह से कि वहाँ पे जो रोड्स हैं वो ब्लॉक हो गए हैं। सो ये तो हमारी न्यूज़ हो गई, ठीक है। अब देखते हैं हमारा कंटेंट क्या है। सो पहली चीज़, लैंडस्लाइड क्या होता है। सो कोई भी मूवमेंट रॉक्स का या फिर उसके डेब्रिस का जब अर्थ पे आता है, सो उसको बोलते हैं हम लोग लैंडस्लाइड, ठीक है। टाइप्स कैसे कैसे होते हैं इसके इसके स्प्रेड्स भी होते हैं, लैंड फ्लोज भी होते हैं, लैंड फॉल्स भी होते हैं, ठीक है। एंड टॉपल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंडस्लाइड्स, ठीक है। नाउ मैं अगर नेक्स्ट की बात करूं, सो मटेरियल ऑन द स्लोप बिकम्स वेरी वीक। क्या मतलब हुआ इसका कि जो भी यहाँ पे घर वगैरह बनते हैं, ठीक है, ऐसे लैंड के ऊपर जहाँ पे कि लैंडस्लाइड होने की संभावना है। जैसे कि ये मान लेते हैं कि एक हिली स्टेशन है और यहाँ पे किसने अपना घर बनाया है, ठीक है। सो लैंडस्लाइड होने की वजह से ये जो घर है यहाँ पे ये डाउनफॉल कर सकता है, ठीक है। सो द मटेरियल बिकम्स वेरी वीक। नाउ मूवमेंट ऑफ वाटर एंड इरोजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितना ज्यादा यहां से पानी का बहाव होगा उतना ज्यादा ये मिट्टी को साथ में लेके अपने नीचे जाएगा। सो क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ड्यू टू दी वाटर यहाँ पे सॉइल इरोजन होता है, और सॉइल इरोजन एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके तहत यहाँ पे लैंडस्लाइड्स होती हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। नाउ नेक्स्ट है स्टीपनेस ऑफ द स्लोप। कितना ज्यादा स्लोप स्टीप है, ठीक है, उसका एंगल कितना है। 45 डिग्री का है, ठीक है, 30 डिग्री का है, कितने वहां पे डिग्री का स्लोप है। बिकॉज ये देखिए, स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे हो जाता है किसी भी लैंडस्लाइड के लिए। सो दो फैक्टर हो गए। पहला फैक्टर ये कि ड्यू टू दी सॉइल इरोजन, और दूसरा फैक्टर ये बाय दी स्टीपनेस ऑफ द स्लोप, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ रॉक्स एंड हाउ दे फिट टुगेदर। नाउ इसमें कौन कौन से रॉक्स होते हैं जो कि इसमें फिट होते हैं, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी स्लाइड के लिए, किसी भी लैंडफॉल के लिए या फिर किसी भी लैंड स्प्रेड के लिए, ठीक है। वेजिटेशन, वहां की वेजिटेशन कैसी है, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि वहां पे किस तरह का वहां पे मौसम है, वहां पे जो क्रॉप पैटर्न है वो किस तरह का है। ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। और इसी के साथ साथ वोल्केनिक्स इरप्शंस और वोल्केनोज, वहां पे जो वोल्केनोज हैं वो किस प्रकार के हैं, ये भी यहाँ पे बहुत ज्यादा मैटर करता है। और इसी के साथ साथ एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स, मतलब कि यहाँ पे ह्यूमन बींग्स की वजह से यहाँ पे जिस पैटर्न के यहाँ पे चीजें फॉलो की जा रही हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ह्यूमन बींग्स है, ठीक है। अब ह्यूमन बींग्स क्या कर रहे हैं, वो लोग एनवायरमेंट को एंक्रोच कर रहे हैं, ठीक है। सो इससे क्या हो रहा है कि जहां पे एफॉरेस्टेशन होनी चाहिए वहां पे कॉन्क्रीटाइजेशन हो रहा है, और इसी के चलते वहां पे लैंडस्लाइड भी देखने को मिल रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट है चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में, ठीक है। अबाउट चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, देखते हैं टॉपिक क्या है। ये आपका जीएस पेपर 2 में आ जाएगा।
विच इज योर इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, ठीक है। नाउ न्यूज आ रही है कि न्यू स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन टेक्स ओथ। जो नए स्टेट के चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन है उन्होंने ओथ ली है। अब देखते हैं कि न्यूज क्या आ रही है। नाउ स्टेट एंड सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सो ये स्टैब्लिश कब हुआ था? ये स्टैब्लिश हुआ था एज पर आरटीआई एक्ट ऑफ 2005। जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया था ना, उसमें ये आपका लिखा हुआ था, ठीक है। नाउ कॉन्स्टिट्यूटेड थ्रू एन ऑफिशियल गेजेट नोटिफिकेशन। दूसरी चीज ये कि ये एक तरह से इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये ट्रांसपेरेंट है इन गवर्नेंस, ठीक है। नाउ आगे देखते हैं। अगर कॉम्पोजिशन की बात की जाए, सो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की बात हो रही है यहाँ पे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे एक, और यहाँ पे जो मेंबर्स अपॉइंट होंगे वो क्या होंगे? नॉट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, मतलब कि 10 ही होंगे, उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स नहीं हो सकते हैं, और एक यहाँ पे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहने वाला है। नाउ अगर इनके अपॉइंटमेंट की बात की जाए, सो अपॉइंटमेंट कैसे होता है? अपॉइंटेड बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ आवर इंडिया, ठीक है। अगर कमेटी की बात की जाए कि कौन कौन सी कमेटी इनमें होती है, सो प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा एंड कैबिनेट मिनिस्टर बाय द प्राइम मिनिस्टर। सो ये सारे लोग होते हैं जो कि आपके एज अ कमेटी वहां पे काम करते हैं, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर फॉर यू। नाउ मैं अगर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की बात करूं, सो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जो है वो अपॉइंट होते हैं बाय द गवर्नर, उनको गवर्नर अपॉइंट करते हैं, ठीक है। नाउ इनके लिए जो कमेटी होती है वो चीफ मिनिस्टर की होती है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज में होती है, एंड कैबिनेट मिनिस्टर की होती है। मतलब ये सारे यहाँ पे लोग मिलके एक डिसीजन पर पहुंचते हैं कि किसको स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाया जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फंक्शंस एंड पावर्स। इनके क्या क्या फंक्शंस हैं, इनके क्या क्या पावर्स हैं, देखते हैं। सो फंक्शंस एंड पावर्स। पहला, receives and inquire into complaint from any person on issues as per RTI Act of 2005, ठीक है। मतलब कि कोई भी अगर एक्ट पास होता है एज पर RTI Act 2005, सो उनपे जो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन है उनको इन पे काम करना होगा, ठीक है। सो ये इनका पहला आ गया। दूसरा है दे कैन ऑर्डर an inquiry into any matter reasonable on the grounds of suo motu basis। क्या मतलब हुआ कि ये जो कमीशन है ये कभी भी ऑर्डर पास कर सकती है किसी भी मैटर पे, ठीक है। और इनके पास होती है पावर ऑफ सिविल कोर्ट, पावर ऑफ सिविल कोर्ट, ठीक है। नाउ एक्सेस टू ऑल पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। जो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन या फिर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन होती है, इनके पास क्या होता है? इनके पास बेसिकली आपका सारा डॉक्यूमेंट एक्सेस करने का प्रावधान होता है, एंड दे कैन इंक्वायर फॉर एग्जामिनेशन एज वेल। जो डॉक्यूमेंट्स इनके पास अवेलेबल होंगे उनको ये लोग इंक्वायरी करने के लिए एग्जामिनेशन के पास भी भेज सकते हैं। सो ये इतनी पावरफुल पोस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। they have to submit an annual report to the government of India, okay। जैसे कि अगर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है, सो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को टू दी गवर्नर सबमिट करना होगा, और अगर सेंट्रल की बात की जाए सो वहां पे पार्लियामेंट में वो चीज सबमिट करनी होगी, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट, हम आगे बढ़ते हैं।
ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा फ्लड के बारे में। फ्लड भी आपका जीएस पेपर 3 में आ जाएगा, विच इज साइंस एंड टेक, और जीएस पेपर 2 में आ जाएगा, विच इज ज्योग्राफी। ठीक है, देखते हैं। नाउ अगर फ्लड की बात की जाए, सो फ्लड कैसे आता है? फ्लड तभी आता है जब, जैसे कि ये रिवर है, ठीक है, रिवर का पानी जब एक लेवल से ऊपर आ जाता है तो वहां पे फ्लड की सिचुएशन देखी जाती है। ठीक है, सो इसके लिए उपाय क्या है? पहला उपाय इसके लिए ये हो सकता है कि यहाँ पे एम्बैंकमेंट कर दिया जाए। ठीक है, यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे बैरियर्स लगा दे जाए। ठीक है, ताकि क्या हो, जब पानी ज्यादा ऊपर आए तो वो यहीं का यहीं पे रह जाए, वो इसके बाहर ना जाए। ठीक है, सो एम्बैंकमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। एम्बैंकमेंट से क्या होगा कि रेज्ड स्ट्रक्चर होगा वॉल्स का, ठीक है, मेड अप ऑफ स्टोन और कंक्रीट टू प्रिवेंट रिवर फ्लडिंग। आप लोग जब कभी भी बीचेस पर जाते होंगे तो वहां देखते होंगे ना कि बहुत सारे वहां पे स्टोन्स रखे गए हैं। तो इसका मेन मोटिव क्या है? शोपीस तो है, ठीक है, मानता हूं, लेकिन उनका एक ये फंक्शन ये भी है कि वो जितने भी स्टोन्स हैं वो पानी के बहाव को रोकता है ताकि वो बाहर ना आ सके, एक ये भी इसका फंक्शन है। ठीक है, नाउ एफॉरेस्टेशन प्रैक्टिसेस, मतलब कि जितने हम लोग पेड़ लगाएंगे उतना ही ज्यादा वहां पे फ्लड की सिचुएशन कम हो सकती है। ठीक है, सो एफॉरेस्टेशन प्रैक्टिसेस, the more we plant trees in the catchment area of the river, it will reduce the speed of the flood. obvious सी बात है, जितने भी पेड़ हम लोग लगाएंगे रिवर्स के आसपास, सो फ्लड की सिचुएशन उतनी ज्यादा वहां पे कम हो जाएगी। ठीक है, रिस्टोरेशन ऑफ ओरिजिनल ड्रेनेज सिस्टम बाय रिमूविंग एंक्रोचमेंट्स, मतलब कि जो भी वहां पे ड्रेनेज सिस्टम है उसको दोबारा से लेकर आना, और वहां पे जो एंक्रोचमेंट हो गई है बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज, मतलब कि जहां पे कि प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए वो ना होकर वहां पे घरे बन गए हैं। सो उन हाउसेस को देखते हुए वहां पे प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम को होना चाहिए ताकि जो फ्लड की स्थिति है वो वापस से ना हो सके। ठीक है, और ये न्यूज आ रही है आपकी असम से। असम में बेसिकली फ्लड आया है और वही सब बातें यहाँ पे की जा रही हैं कि क्या क्या हो सकता था इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए। सो नोट इट डाउन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज योर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, यूएनडीपी की आपकी जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स आया है ऑफ 2023। सो हमें इसके बारे में पढ़ना है कि ये नॉर्म इंडेक्स है क्या। पहली चीज, ये इंट्रोड्यूस हुआ था इन द ईयर 2019। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जीएसएनआई प्रोवाइड्स एन इन डेप्थ अकाउंट ऑफ रूट कॉज ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी, मतलब कि क्या क्या चीजें जेंडर इनइक्वालिटी की तरफ जाती हैं, उन सब चीजों के बारे में ये जो इंडेक्स है वो बात करता है। ठीक है, इतना क्लियर है नाउ। और उसमें भी ये वुमेन्स के बारे में बात करता है। ठीक है, फॉर वुमेन एंड फॉर गर्ल्स। इट कवर्स बेसिकली 4 डायमेंशंस, 4 पैरामीटर्स। फर्स्ट इज पॉलिटिकल, सेकंड इज एजुकेशन, थर्ड इज इकोनॉमिक, एंड फोर्थ इज फिजिकल इंटेग्रिटी। सो ये 4 पैरामीटर्स पे ये जो इंडेक्स है वो काम करता है। ठीक है, टू हाईलाइट क्या, एरियाज वेयर वुमेन एंड गर्ल्स फेस सिस्टमैटिक डिसएडवांटेजेस एंड डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कि ऐसी ऐसी जगहों पे जहां पे कि महिलाओं को बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। सो वहां पे ये इंडेक्स काम आता है, और ये इंडेक्स ये देखता है कि कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जहां पे कि वुमेन को और गर्ल्स को इनडिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है। और इसी डेटा को यूज करते हुए कोई भी गवर्नमेंट अपनी स्कीम्स लेकर भी आती है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो क्या क्या चीजें थी?
पहला है पॉलिटिकल, दूसरा है एजुकेशनल, इकोनॉमिक एंड फिजिकल इंटीग्रिटी। इसमें आपका सारा न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट्स भी आ जाएगा, न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट्स, ठीक है। और एजुकेशन में आपका आ जाएगा नॉर्मल प्लस हायर एजुकेशन, ठीक है, कि जो भी गर्ल्स हैं वो एजुकेशन के मामले में कहाँ तक आगे जा रही हैं। और पॉलिटिकल में आ जाएगा कि वहाँ की गवर्नमेंट, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट कौन कौन से स्टेप्स ले रही है इन ऑर्डर टू एनहांस, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द वुमेन पार्टिसिपेशन इन द कंट्री, ठीक है। इस इंडेक्स की बात की जाए, ये इंडेक्स बेसिकली जेंडर इनइक्वालिटी को दर्शाता है। इतना क्लियर है तो फिर टेक अ स्क्रीनशॉट, सब लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज 31 MQ9B। ये एक तरह का क्या है, ये एक तरह का आपका ड्रोन है, ये एक ड्रोन है ये, ठीक है। ड्रोन आप सबको मालूम है क्या है, दिस इज एन अनमैन्ड व्हीकल, ठीक है। ड्रोन बेसिकली क्या होता है, दिस इज एन अनमैन्ड व्हीकल, और इस पे न्यूक्लियर वॉरहेड्स प्लस बॉम्ब्स प्लस अटैकिंग एजेंट्स इसमें इंट्रोड्यूस कराए जा सकते हैं, ठीक है। और इसी के चलते ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस बन जाता है आजकल के जमाने में। क्यों? क्योंकि ड्रोन टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आगे आ रही है, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, चाहे वो आपका डिफेंस सेक्टर हो, चाहे वो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, ठीक है। वहां सब में ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे न्यूज आ रही है अबाउट 31 MQ9B। ये एक ऐसा ड्रोन है जिसके पास कैपेसिटी है टू फ्लाई ओवर विद एन आवर ऑफ 27 आवर्स। 27 घंटे तक ये ऑपरेशन में रह सकता है विद अ कैपेबिलिटी अप टू 50,000 फीट तक की हाइट ये अचीव भी कर सकता है। और दिस विल स्ट्रेंथन द इंडिया डिफेंस कैपेबिलिटीज। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे आसपास चाइना है और पाकिस्तान है, ऑब्वियसली बात है हमें उन पे सर्वेलेंस रखनी ही पड़ेगी। उसके लिए ड्रोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ द एक्विजिशन कम्स आफ्टर एन इंक्रीज टेंशन विद इन द चाइना एंड विल एनहांस इंडियाज सर्वेलेंस कैपेसिटीज। जैसे कि मैंने अभी आपसे सामने डिस्कस किया कि बाय द चाइनीज फैक्टर वी हैव टू look forward towards the alternate source of surveillance। क्या हो जाता है, वो होता है आपका by the use of drones, ठीक है। अगर इसके विंग स्पैन की बात की जाए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल दिस हैज 79 फीट ऑफ विंग स्पैन, और ये पेलोड को कैरी कर सकता है अप टू 2000 किलोग्राम्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट इज अबाउट द मैपिंग। मैपिंग एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। मैपिंग, बेलारूस से न्यूज आ रही है, ओके, न्यूज आ रही है बेलारूस से। बेलारूस से न्यूज ये आ रही है कि बेलारूस इज सेट टू रिसीव रशियन टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड्स। जो बेलारूस है वो न्यूक्लियर वॉरहेड्स लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है फ्रॉम रशियन फेडरेशन। नाउ विच रेजेस कंसर्न्स अबाउट द इम्पैक्ट ऑन द ग्लोबल स्टेबिलिटी। अब ये तो न्यूज हो गई, अब न्यूज से इंपॉर्टेंट आता है हमारा मैप। बेलारूस, हमें पता होना चाहिए कि जो बेलारूस है वो एक तरह से लैंड लॉक कंट्री है। क्या कंट्री है? दिस इज ए लैंड लॉक कंट्री, ठीक है। नाउ अगर इसके नेबर्स की बात की जाए, इसके नेबर्स हैं लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, यूक्रेन, रशिया, ठीक है। ये सारे इसके नेबर्स हो गए, नेबरिंग कंट्रीज हो गए।
अगर इसके कैपिटल की बात की जाए सो इट्स मिन्स्क, मिन्स्क इसका कैपिटल है। और इसके पास में ही यहाँ पे बाल्टिक सी भी है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि आसपास कौन सी सीज है। सो एग्जाम में आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर और इज the the neighboring countries of Belarus. So these are your countries which surrounds the Belarus region, ठीक है, which is Russia, Latvia, Lithuania, Poland and Ukraine. आप लोग इसको by the help of mnemonics भी याद कर सकते हैं, जैसे कि लाटविया एल ले लिया, लिथुएनिया एल ले लिया, पोलैंड पी ले लिया, यूक्रेन यूके ले लिया, रशिया का आर ले लिया. So you can make your own mnemonics and you can learn this. ठीक है? So by this we come to the end of our today's current affairs video. I hope कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगी है so give a like this video and we'll meet once again in our next class. तब तक के लिए keep on revising, keep on studying. जय हिंद.